बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हमने एक्ट्स की एक सीरीज़ शुरू की हुई है। पहले हमने द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 पढ़ा, उसके बाद द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 स्टार्ट किया। द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 के हम 60 एक्ट सेक्शन को पढ़ चुके हैं और इसमें हमने इसके 5 चैप्टर कवर किए हैं जो 1 to 60A तक हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे जो डील करता है इम्प्रूवमेंट्स एंड कंपनसेशन से। इम्प्रूवमेंट एंड कंपनसेशन से डील करता है। इम्प्रूवमेंट के हवाले से मैं बता चुका हूँ कि वो वाली ज़मीन पे बेहतरी जो लैंडलॉर्ड या टेनेंट की तरफ से की जाती है। अब जो लैंडलॉर्ड की तरफ से बेहतरी की जाती है उसके हवाले से हम पहले बात करते हैं। वो कहता है जो सेक्शन 61 इससे डील करता है। सेक्शन 61 डील करता है एक्चुअली लैंडलॉर्ड्स परमिशन टू इम्प्रूव, कि लैंडलॉर्ड अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहता है तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी। किसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी? वो कहता है कि अगर ऐसी लैंड है जिस पे ऑक्यूपेंसी टेनेंट मौजूद है तो उस पे लैंडलॉर्ड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। कलेक्टर को अप्लाई करता है कि भाई मैं ये इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दें। कलेक्टर टेनेंट की ऑब्जेक्शन अगर हुआ तो उसको सुनेगा और सुनने के बाद वो फिर अपना फ़ैसला सुनाएगा और फैसला जो होगा वो गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। देन सेक्शन 62 को अगर हम देखें तो वो इम्प्रूवमेंट के बाद बढ़ने वाले रेंट की बात करता है। वो कहता है अगर लैंडलॉर्ड ज़मीन को इम्प्रूव करता है तो वो कलेक्टर के सामने ये भी कहता है कि मैंने अब किराया भी बढ़ाना है क्योंकि मेरा ख़र्चा है इसके ऊपर। तो कलेक्टर फिर पता है क्या करेगा? कलेक्टर तीन तरह से डील कर सकता है। अगर ऑक्यूपेंसी टेनेंट है वहाँ पे सेक्शन 20 के अंदर जो हमने पढ़ा था, तो वो रेंट को उतना बढ़ाएगा जो आसपास की ज़मीनों का रेंट है जिनमें सिमिलर इम्प्रूवमेंट्स मौजूद हैं। दूसरी केस में जो हमने टेनेंट सेक्शन 22 के अंदर देखे, उनमें वो रेंट इस तरह से बढ़ाएगा जैसे उनका लैंड रेवेन्यू रीअसेस हुआ है। और अगर इम्प्रूवमेंट ऐसी है जो बाद में डिसअपीयर हो जाती है तो फिर क्या है कि टेनेंट जो है वो रेंट के कम करने के लिए भी अप्लाई कर सकता है, वो भी कलेक्टर को ही अप्लाई करेगा। अगर इस सेक्शन में कोई डिस्प्यूट आता है तो ये डिस्प्यूट का फैसला रेवेन्यू ऑफिसर करेगा, ये किसी सिविल कोर्ट के पास केस नहीं जाएगा। देन हम देखते हैं वो वाले इम्प्रूवमेंट्स जो टेनेंट्स करता है या टेनेंट्स कर सकता है, उसके हवाले से क्या असूल है। सेक्शन 63 जो है ये ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स के हवाले से बात करता है। वो कहता है जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स है वो हक रखता है कि वो इम्प्रूवमेंट विदाउट नीडिंग परमिशन कर सके। विदाउट परमिशन इम्प्रूवमेंट करने का हक किसके पास है? ऑक्यूपेंसी टेनेंट के पास। लेकिन जो नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स है वो इम्प्रूवमेंट सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड्स की कंसेंट से कर सकता है। लैंडलॉर्ड की कंसेंट के बगैर वो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता। अगर ये कंसेंट रिटन फॉर्म में ना भी हो तो वो बिहेवियर या सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग भी परमिशन वो ली जा सकती है। पास्ट इम्प्रूवमेंट्स, वो कहता है कि वो वाली इम्प्रूवमेंट्स जो इस एक्ट के आने से पहले की गई थी, बिफोर दिस एक्ट की गई थी, वो भी लीगल तस्वर होगी अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा रिटन एग्रीमेंट नहीं आ जाता जो इनको प्रोहिबिट करता है। देन हम देखते हैं सेक्शन 66 को, इम्प्रूवमेंट बिफोर इजेक्टमेंट। इजेक्टमेंट का हमने सेक्शन पढ़ा था कि ज़मीन से बेदखल करने वाला। वो कहता है अगर टेनेंट्स उस टाइम पे इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करता है जब उसको इजेक्टमेंट नोटिस या ला सूट मिल चुका है, इस केस में वो कोई भी कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। भाई तुझे इजेक्टमेंट का ऑर्डर मिल गया तो तुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। देन सेक्शन 67 को देखते हैं तो ये डील करता है 20 ईयर्स लीज बार्स कंपनसेशन के हवाले से। वो कहता है कि अगर लैंडलॉर्ड 20 साल की लीज पे ज़मीन देता है किसी को उस सेम या एग्रीड रेंट पे, तो फिर टेनेंट जो है वो कंपनसेशन नहीं कर सकता रिगार्डिंग द पास्ट इम्प्रूवमेंट्स के हवाले से। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 68 को, कंपनसेशन रिक्वायरमेंट्स। वो कहता है कि एक ऐसा टेनेंट
जिसने लाफुल इम्प्रूवमेंट्स की हैं, और जिसने लाफुल इम्प्रूवमेंट्स की हैं, तो ना तो उसकी इजेक्टमेंट की जा सकती है, ना तो उसको इजेक्ट किया जा सकता है, ना ही उसका रेंट बढ़ाया जा सकता है, अनटिल एंड अनलेस उसको उसकी की गई इम्प्रूवमेंट्स की कंपनसेशन ना मिल जाए। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, जो पोर्शन है वो है कंपनसेशन फॉर क्लियरिंग टेनेंट्स। टेनेंट्स को क्लियर करने के हवाले से जो कंपनसेशन है उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले आर्टिकल है, सेक्शन है 69। 69 जो है ये डील करता है कंपनसेशन फॉर डिस्टर्बेंसेस। एक ऐसा टेनेंट है जिसने वेस्टलैंड को क्लियर किया है, जो बेकार ज़मीन थी उसको क्लियर किया है, उसको कल्टीवेशन के काबिल बनाया है, लेकिन उसके पास ऑक्यूपेंसी राइट नहीं है। मगर जब उसको इससे इविक्ट किया जाएगा तो उसको इसकी जो उसने खर्चा किया है इसको कल्टीवेट एबल बनाने में, उसको उसकी कंपनसेशन दी जाएगी। कंपनसेशन अब किस बेस पे दी जाएगी? वो कहता है बेस्ड ऑन केस मेरिट्स नॉट मोर देन 5 ईयर्स रेंट ऑफ दैट लैंड। उस लैंड के 5 साल के किराए से ज़्यादा नहीं। वो कहता है अगर रेंट जो है क्रॉप शेयर में है या नॉन पेड है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। या 2 को जितना लैंड रेवेन्यू होगा उससे मल्टीप्लाई करके देखें तो आप उसकी कंपनसेशन की रकम आ जाएगी। और हाँ, ये तब है फेब 2020, फेब 2020 1929 से पहले पहले। अगर असेसमेंट इस ज़मीन की फेब 22 1929 के बाद की गई है तो फिर इस लैंड रेवेन्यू को हम 4 से मल्टीप्लाई करके उसको कंपनसेशन देंगे। अच्छा जी, अगर टेनेंट जो है वो जॉइंट ओनर है लैंड का तो वो फिर कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। मतलब अगर एक ओनर नहीं है, 2-3 लोग थे या ज़्यादा लोग थे, जॉइंट थे जिन्होंने इसकी इम्प्रूवमेंट की थी, तो फिर वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। देन है प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग कंपनसेशन। अब कंपनसेशन डिटरमाइन करने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाना चाहिए? सेक्शन 70 इसमें पहला एक्ट है, पहला सेक्शन है जो डील करता है डिटर्मिनेशन बाय रेवेन्यू कोर्ट। वो कहता है किसी भी इजेक्टमेंट या रेंट इंक्रीज के केस में कोर्ट जो है टेनेंट से कह सकती है कि भाई आप अपनी कंपनसेशन के लिए क्लेम फाइल करें। किसी भी इजेक्टमेंट या रेंट इंक्रीज के केस में कोर्ट टेनेंट से कह सकती है कि वो कंपनसेशन क्लेम करने के लिए दरखास्त दें। वो कहता है अगर दूसरी केस में अगर इजेक्टमेंट होती है या इन्हेंसमेंट होती है तो कोर्ट जो है वो कंपनसेशन अमाउंट को फिक्स करेगी और एग्जीक्यूशन को तब तक स्टे कर रहेगी अनटिल एंड अनलेस लैंडलॉर्ड इसकी कंपनसेशन दे नहीं देता। वो कहता है अगर किसी केस में इजेक्टमेंट या रेंट इंक्रीज के केस में वो क्लेम करता है और क्लेम के दौरान क्लेम करता है, फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि इसकी कंपनसेशन कितनी बनती है। कंपनसेशन जब तक नहीं अदा कर दी जाती तब तक एग्जीक्यूशन नहीं होती। देन हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन बाय रेवेन्यू ऑफिसर। 71 में हम डिटर्मिनेशन बाय रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में पढ़ेंगे। वो कहता है जब टेनेंट को इजेक्टमेंट का नोटिस मिल जाता है अंडर सेक्शन 44 एंड 45 तो वो सूट फाइल नहीं कर सकता। वो सूट फाइल नहीं कर सकता, नहीं करता। उसको नोटिस मिल गया लेकिन उसने केस नहीं किया, फिर क्या होगा? टेनेंट जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर को अप्लाई कर सकता है कंपनसेशन के लिए। ऑफिसर को फिर डिसाइड करना है कि इसकी क्या अमाउंट बनेगी, और फिर उसको जब तक लैंडलॉर्ड पेमेंट नहीं कर देता तो तब तक उसको इजेक्ट भी नहीं किया जा सकता। अब कंपनसेशन कैलकुलेट कैसे की जाती है? ये सेक्शन हम पढ़ते हैं मैटर्स टू कंसिडर 72 में। वो कहते हैं जब कौन कौन से मैटर्स देखने जब कंपनसेशन करनी है। 72 उन मैटर्स के बारे में बात करता है। 72 कहता है कि कंपनसेशन डिसाइड करने के लिए कोर्ट या ऑफिसर क्या करेंगे? वो देखेंगे कि लैंड रेवेन्यू
और प्रोड्यूस में आफ्टर इम्प्रूवमेंट कितना इजाफा हुआ है। दूसरी चीज़, वो जो इम्प्रूवमेंट की गई है वो किस नेचर की है, किस कंडीशन की है, और वो कितने टाइम के लिए हुई है। तीसरी चीज़, इस कंपनसेशन के दौरान कितनी उसकी मेहनत लगी है और कितना उसका खर्चा आया है। चौथी, और इसके लिए रेंट रिमिशन कितना दिया गया है। पांचवी चीज़, और कितना टाइम तक जो टेनेंट है उसने इस इम्प्रूवमेंट का फ़ायदा उठाया है, उसको एंजॉय किया है। ये 5 मैटर्स हैं जिनको कंसीडर किया जाता है। इसके बाद कंपनसेशन किस फॉर्म की होती है, किस फॉर्म में दी जाती है। सेक्शन 73 इससे डील करता है। वो कहता है ये नॉर्मली मनी में दी जाती, पैसे दिए जाते हैं इसके। अगर दोनों पार्टीज एग्री हो जाएं तो उनको फिर लीज के बेनिफिट दिए जा सकते हैं या कुछ दूसरी अरेंजमेंट्स के हवाले से इस कंपनसेशन की जा सकती है। देन हम सेक्शन 74 को देखते हैं। सेक्शन 74 से ऑनवर्ड जो आर्टिकल है वो डील करते हैं रिलीफ इफ इजेक्टमेंट अकर्स बिफोर द कंपनसेशन फिक्स्ड। कंपनसेशन फिक्स होने से पहले अगर इजेक्टमेंट हो जाती है तो फिर क्या होता है। वो कहता है अगर कंपनसेशन फिक्स हुई नहीं है लेकिन टेनेंट को निकाल दिया गया है तो इजेक्टमेंट जो होगी वो वैलिड होगी, लेकिन जो टेनेंट है 1 साल के अंदर अंदर अपनी कंपनसेशन लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बाद में मतलब कि इजेक्टमेंट होगी उसके बाद भी 1 साल तक वो अप्लाई कर सकता है। वो कहता है ये जो ऑर्डर है ये मनी डिक्री की तरह इन्फोर्सेबल होगा। देन हम नेक्स्ट चलते हैं, चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर्स के हवाले से बात करता है। जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर्स के हवाले से बात करता है ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स की। सबसे पहले हम जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। जुरिस्डिक्शन में 75 चैप्टर है, सबसे पहले 75 सेक्शन है। सबसे पहले 75 सेक्शन ये कहता है कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो ऑफिसर्स की क्लासेस एग्जिस्ट करती थी सेम क्लासेस ही इस एक्ट के तहत भी एग्जिस्ट करती हैं। हमने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में ऑफिसर्स की जो क्लासेस पढ़ी थी तो सेम क्लासेस ही इसके अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं। चैप्टर उसके सेक्शन 7 में हमने ये क्लासेस पढ़ी थी। देन हम बात करते हैं कि ये जो कलेक्टर एंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इनका जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में मतलब था सेम यहाँ भी वही मतलब है, सेम ये वही लोग हैं। बेसिकली वही ऑफिसर हैं जो लैंड रेवेन्यू के मामलात को संभालते थे, वही टेनेंसी के मैटर्स को संभालते हैं। देन हम बात करते हैं एप्लीकेशंस हैंडल्ड बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स। एप्लीकेशंस हैंडल्ड बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स वो कहता है कि कुछ सर्टन एप्लीकेशन और प्रोसीडिंग्स होती हैं जो रेवेन्यू ऑफिसर्स ने हैंडल करनी होती हैं, वो कोर्ट तक नहीं जाएंगी। वो मतलब कि कोर्ट उनको हैंडल नहीं करेगी, वो रेवेन्यू ऑफिसर्स ने ही हैंडल करनी है। इनको इस हवाले से 3 ग्रुपों में डिवाइड किया जाता है। इन मामलात को 3 ग्रुपों में डिवाइड किया जाता है। कुछ मामलात कलेक्टर के पास जाते हैं, कुछ असिस्टेंट कलेक्टर के पास जाते हैं और कुछ लॉयर ऑफिसर्स के पास जाते हैं। सबसे पहले पहला ग्रुप हम देखते हैं। पहला ग्रुप उन मामलात से डील करता है जो मेजर टेनेंसी रिलेटेड मैटर्स हैं। जो मेजर मैटर हैं टेनेंसी के रिलेटेड उनसे ये डील करता है। और ये जो मेजर इश्यूज़ हैं इनको कौन हैंडल करता है? इनको हैंडल करता है असिस्टेंट कलेक्टर। इनमें कौन कौन से मामलात शामिल हैं? रेंट की एडजस्टमेंट एंड रिमिशन शामिल है, इसमें इजेक्टमेंट फॉर नॉन पेमेंट शामिल है, इसमें फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट शामिल है, इसमें इम्प्रूवमेंट्स के हवाले से जो भी कंपनसेशन या डिस्टर्बेंसेस की जाती हैं ये शामिल है। रेंट की एडजस्टमेंट, इजेक्टमेंट, वैल्यू फिक्स करना, कंपनसेशन देना, ये इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद सेकंड ग्रुप में इंटरमीडिएट मैटर्स को टैकल किया जाता है। इंटरमीडिएट नेचर के जो मैटर्स होते हैं इनको
देखता है, हैंडल करता है असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड फर्स्ट और सेकंड। इनमें कौन कौन से मामला हैं? डिवीजन और अप्रेजल के मामला, मतलब कि आप जो प्रोड्यूस हुई फसल होगी उसकी डिवीजन के हवाले से। इसके अलावा इजेक्टमेंट के मामला, रेंट के डिटरमाइन करने के मामला, या फसल की वैल्यू कम करने के, फसल की वैल्यू के मामला जो अभी कट नहीं हुई। डिवीजन के मामला रिगार्डिंग प्रोड्यूस, इजेक्टमेंट के मामला और रेंट एंड वैल्यू ऑफ अनकट क्रॉप डिटरमाइन करने के मामला। देन थर्ड ग्रुप आ जाता है जिसमें सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं। सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को डील करता है सेकंड ग्रेड का असिस्टेंट कलेक्टर या नायब तहसीलदार। इनमें जो मैटर्स शामिल हैं उनमें एक तो रेंट डिपॉजिट करने के हवाले से, रेंट किसको डिपॉजिट करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, ये सारे मामला, और रेलिंक्विशमेंट और इजेक्टमेंट के जो मामला हैं उनको कैसे डील किया जाता है, और ट्रांसफ़र के हवाले से जो नोटिस हैं उनको कैसे डील किया जाता है। रेंट को डिपॉजिट करने के हवाले से, नोटिस देने के हवाले से, इंटेंडेड ट्रांसफ़र के हवाले से, इन सारे सेक्शंस को, सारे मामलात को नायब तहसीलदार या असिस्टेंट कलेक्टर डील करता है। देन हम सेक्शन 77 की तरफ जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि रेवेन्यू कोर्ट्स और उनको जो केस दायर किए जाते हैं उनके हवाले से बात करते हैं। वो कहता है जब भी रेवेन्यू ऑफिसर के पास टेनेंसी के रिलेटेड कोई केस आता है तो उस टाइम पे वो रेवेन्यू कोर्ट के तौर पे काम करता है। कोई सिविल कोर्ट इसके मामलात में दखल नहीं दे सकती। फर्स्ट ग्रुप के जो मेजर सूट्स होते हैं, अच्छा इसमें तकरीबन वही सूट्स हैं। इनके हवाले से ना हम देखते हैं, दोबारा इनको देख लेते हैं। ये जो मेजर सूट्स जिनको मैंने बताया असिस्टेंट कलेक्टर डील करता है, उनमें फर्स्ट ग्रुप के मेजर सूट्स जो हैं एनहेंसमेंट या रिडक्शन के हवाले से, कम्यूटेशन के हवाले से, अबेटमेंट ऑफ रेंट के हवाले से। ये दोबारा में वही रूल है, बस ये न्यू सेक्शन में दोबारा से लिखी हूँ कि वो हैंडल करता है। तो रेंट डिटर्मिनेशन के हवाले से, और राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इस्टेब्लिश करने के हवाले से, डिनाई करने के हवाले से, इजेक्टमेंट करने के हवाले से, उसको चैलेंज करने के हवाले से, पोजेशन को रिकवर करने के हवाले से, डिस्प्यूट जो ऑक्यूपेंसी राइट के हवाले से उनको ट्रांसफ़र करने के हवाले से, विलेज एक्सपेंसेस के हवाले से, और इसके अलावा एम्यूलमेंट्स ऑफ विलेज ऑफिसर्स के हवाले से। ये सारे मामला ये रेवेन्यू कोर्ट के तौर पे वो देख रहा होता है कोई भी ऑफिसर। अब जैसे कि जो थर्ड ग्रुप वाले मामले थे, इनमें नायब तहसीलदार एज अ रेवेन्यू कोर्ट एक्ट कर रहा होता है, जिनमें वो रिकवरी ऑफ एरियर्स करता है, वाटर राइट्स की रिकवरी करता है, लैंड रेवेन्यू की रिकवरी करता है, ठीक है। और ये एक एमसीक्यूज याद रखना है कि ये सारे मामलात 1 साल के अंदर फाइल किए जाने चाहिए, उस टाइम से जब तक रेंट ड्यू हो चुका है। इन मामलात के लिए ये जो है ना थर्ड ग्रुप वाले, इन मामलात के लिए बात हो रही है। देन हम आगे चलते हैं। अगला सेक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के हवाले से। अगला सेक्शन डील करता है 78 एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। वो कहता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड कोर्ट्स को कंट्रोल करता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करता है? तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड कोर्ट्स को कंट्रोल करता है। कमिश्नर जो होता है वो एक डिवीज़न के अंदर मौजूद तमाम ऑफिसर्स को कंट्रोल करता है। कलेक्टर जो होता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम ऑफिसर्स को कंट्रोल करता है। ये सुपरविजन का कंसेप्ट हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़ा था कि सीनियर जूनियर को कंट्रोल कर रहा होता है, इसमें ऐसे ही होता है। देन है सेक्शन 29। सेक्शन 29 जो है वो डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ केसेस के हवाले से। वो कहता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर या कलेक्टर, इनके पास इख्तियार है कि वो केसेस को डिस्ट्रीब्यूट करें अपने ही ऑफिसर्स के दरमियान में, या केसेस को विथड्रा कर लें, या उनको पर्सनली डिसाइड कर लें, या उनको किसी और ऑफिसर के हवाले कर दें। लेकिन वो उस ऑफिसर को ये केस नहीं अथोराइज़ कर सकते जो उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, उनकी जुरिस्डिक्शन का हिस्सा नहीं है। देन हम देखते हैं सेक्शन 80। सेक्शन 80 डील करता है
रिपील्स, रिव्यूज़ एंड रिविजन्स के हवाले से। ये हमने अपील, रिव्यू एंड रिवीजन का एक चैप्टर पढ़ा था हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर भी। यहाँ पे ये एक सेक्शन है 80, ये इन चीज़ों से डील करता है। वो कहता है अपील किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अपील उस ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करती है जिसने ओरिजिनल ऑर्डर दिया है। वो कहता है अगर एक ओरिजिनल ऑर्डर दिया है असिस्टेंट कलेक्टर ने, तो इसकी आप अपील करेंगे कलेक्टर को। अगर एक ओरिजिनल ऑर्डर दिया है कलेक्टर ने, इसकी आप अपील करेंगे कमिश्नर को। अगर एक ओरिजिनल ऑर्डर दिया है कमिश्नर ने, तो इसकी आप अपील करेंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। इसके अलावा कुछ एडिशनल रूल भी हैं इसके हवाले से। इसका नाम क्या है, अपील के हवाले से। वो कहता है अगर असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड फर्स्ट, अगर असिस्टेंट कलेक्टर of grade first especially empowered by name gives a decree in major suits, appeal goes to commissioner not collector। मेजर सूट्स के हवाले से जो अपील होती है वो डायरेक्टली किसके पास जाती है, कमिश्नर के पास जाती है। वो कहता है अगर कोई ऐसी डिक्री है वो फर्स्ट अपील में फाइनल नहीं हुई, कंफर्म नहीं हुई, तो उसके हवाले से फर्दर अपील नहीं की जा सकती। बल्कि ये है कि अगर फर्स्ट अपील में वो कंफर्म हो गई है, उसके हवाले से फर्दर अपील नहीं की जा सकती। वो कहता है अगर कलेक्टर ने किसी डेक्री को रिवर्स किया है या मॉडिफाई किया है, तो इस हवाले से जो कमिश्नर का फाइनल डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। कोई भी, वो कहता है कोई भी अपील, नो अपील डिसीजन शैल बी मेड विदाउट गिविंग रीजनेबल नोटिस टू द पार्टीज। जब भी फाइनल डिसीजन होना है किसी अपील के हवाले से, वो तब तक नहीं किया जा सकता जब तक दूसरी पार्टीज़ को इन्फॉर्म ना किया गया हो। यहाँ तक थे हमारे ये सेक्शन 80। तो हमने आज सेक्शन 60 से 61 से 80 तक पढ़े हैं। नेक्स्ट हम बाकी सेक्शंस को देखेंगे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके 81 से 116 तक कंप्लीट हो जाएं। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।